कल हमने आपको टेक्स्ट से रिलेटेड फंक्शन बताए, डेट और आपको जो है कुछ आपके डेट और टाइम कैटेगरी से रिलेटेड फंक्शन बताए थे। तो टेक्स्ट में हमने ज्वाइन करना सीखा, टेक्स्ट में हमने सेपरेशन करना सीखा। बाकी है तो और भी बहुत से फंक्शंस, लेकिन बेसिकली यही यूज होते हैं। मतलब बाकी तो जरूरत के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर एक लाइन खींचनी है, या सपोज नाइटेक को एक ही सेल में 5 बार लिखना है, तो किसी टेक्स्ट को अगर आपको रिपीट करना है एक ही सेल के अंदर, तो उसके लिए भी आपको आपका कैल्सी जो है एक फंक्शन देता है। वो फंक्शन होता है REPT। ये रिपीट करने के लिए ही होता है। इसके अंदर हम 2 आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं। पहली तो आर्ग्यूमेंट होती है वो टेक्स्ट जो आपको लिखना है, और कॉमा के बाद हम वो नंबर देते हैं कि कितनी बार आपको उसे रिपीट करना है। तो जो टेक्स्ट लिखा जाता है उसको हम लिखते हैं ऐसे डबल कोट्स के अंदर। हमेशा याद रखिएगा कि कैल्सी हो या एक्सेल हो या आगे आने वाले टाइम पर कोई भी, मतलब जैसे आप लैंग्वेज सीखेंगे, तो जब भी टेक्स्ट आप एक फंक्शन के अंदर लिखते हैं तो उसको हमेशा आपको स्ट्रिंग के अंदर, मतलब इसे एक स्ट्रिंग के तरह से लिखा जाता है। और जब आप टेक्स्ट को डबल कोट्स में एनक्लोज करते हैं तो वो स्ट्रिंग ही बोला जाता है। तो ये चीज आपको जो है ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपको जो है यूज करना है डबल कोट्स में अपना टेक्स्ट। हम चाहते हैं नाइटेक लिखा जाए 5 बार, और हम चाहते हैं कि उसके पहले और उसके बाद में एक स्पेस हो, यानी एक एक स्पेस के गैप से लिखा जाए। तो वो स्पेस भी हमने खुद डाली है। अब कॉमा करेंगे और कितनी बार लिखना है वो नंबर ऑफ काउंट यहाँ पर डाल देंगे और एंटर करेंगे। तो देखिए 5 बार नाइटेक लिख करके आ गया एक ही सेल के अंदर। तो कभी भी अगर एक सेल में कुछ आपको रिपीट करना है, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो नंबर भी हो सकता है। मान लीजिए आपको 100 ही लिखना हो 5 बार, तो आप कैसे लिखोगे? तो आप इज इक्वल टू, मगर अब 100 लिखना है तो 100 भी एक टेक्स्ट की तरह ही लिखा जाएगा, माने स्ट्रिंग के फॉर्म में, और 5 टाइम्स लिखना है। और अगर आपको 5 टाइम्स लिखना है और आपको उसके पहले और उसके बाद में गैप चाहिए, तो ऐसे लिखिए, तो देखिए 100 भी आ जाएगा। यानी जो भी चीज को एक सेल के अंदर आपको रिपीटेडली लिखना होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं REPT फंक्शन। अगला फंक्शन है हमारा सर्च। इसी का टेक्स्ट कैटेगरी का ही फंक्शन है सर्च फंक्शन। सर्च फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आप अपने टेक्स्ट के अंदर, यानी एक सेल के अंदर लिखे हुए टेक्स्ट में कुछ रिपीट करना चाहते हैं तो वो रिपीट कर सकते हैं। तो क्या रिपीट करना, रिपीट कह रही हूँ, कुछ सर्च करना चाहते हैं तो सर्च कर सकते हैं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं। सपोज एक सेल में लिखा हुआ था नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन, ये हमारा एक टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ था, एक स्ट्रिंग यहाँ पे लिखा हुआ था। अब हम यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं कि ई इसमें कौन कौन सी प्लेस पर आया है। एक अल्फाबेट है ई जो इसमें कई जगह लिखा है, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि वो कौन कौन सी प्लेस पे आया है। तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए ये बात ध्यान रखनी होगी कि फंक्शन कौन सा यूज होगा। तो अगर आपको एक टेक्स्ट में कुछ सर्च करना है तो फंक्शन सर्च ही यूज होगा। लेकिन वो एक बार में ही नहीं बता देगा कि ई कौन कौन सी पोजीशन पे आया है, कि ई सबसे पहले 4th पोजीशन पे आया, फिर 18th पे आया, या जो भी है। वो अलग अलग, मतलब 1 बाय 1 ही आप सर्च कर सकते हैं। पहले आप पहली पोजीशन सर्च करेंगे, उसके बाद आप सर्च पोजीशन चेंज करेंगे तो नेक्स्ट पोजीशन कौन सी है, फिर नेक्स्ट कौन सी लोकेशन पर अवेलेबल है, ऐसे आप देख पाएंगे। तो सर्च फंक्शन को यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फंक्शन हमारा सर्च ही है। और सर्च के अंदर हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में जो अपनी आर्ग्यूमेंट देते हैं, तो सबसे पहले तो हम ये बताते हैं उसको कि क्या ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इसमें 3 आर्ग्यूमेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या बता रहे हैं, हमें ई ढूंढना है, डबल कोट्स में हमने लिखा। फिर किस टेक्स्ट में ढूंढना है, तो हमने कहा टेक्स्ट तो इस सेल में लिखा हुआ है, इस सेल में लिखे हुए टेक्स्ट में ढूंढना है। फिर कॉमा तीसरी आर्ग्यूमेंट बताते हैं किस पोजीशन से ढूंढना है। तो ऑब्वियसली पहली पोजीशन यानी पहले अल्फाबेट से ढूंढना शुरू करिए। तो ऐसे करके जब हम एंटर करेंगे तो उसने आपको क्या दे दिया, 4 दे दिया। 4 का मतलब नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन में सबसे पहले ई कहाँ था, 4th लोकेशन पे था। देख लेते हैं, 1 2 3 4, बिल्कुल सही है, 4th आ गया। अब अगर आपको उसकी आगे की पोजीशन देखनी है, यानी 4th के बाद आगे भी है क्या, और अगर है तो किस पोजीशन पर है, तो उस केस में इसी फंक्शन में आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ आपको पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। अब आपको पता है कि 4th पोजीशन तक तो आप ढूंढ चुके हैं, तो अब आपको 4th के बाद से सर्चिंग स्टार्ट करनी है। तो जो पोजीशन आपने दी थी वो आपको लास्ट सर्च पोजीशन के बाद का नंबर देना है। जैसे 4 उसने रिटर्न किया था, तब आपको 5 देना है। तो उसने क्या बताया, 14, यानी अगला ई 14th पोजीशन में मिला। देख लेते हैं, 4 पे तो ये था, 5 6 7 स्पेस भी काउंट होगी, 8 9 10 11 12 13 14, ये देखिए, है ना। और अब अगर हमें आगे भी ढूंढना है कि क्या आगे भी अवेलेबल है, तो पोजीशन क्या दे देंगे हम, 15, और एंटर करेंगे तो उसने बताया
अब 17th पोजीशन पर है। अब फिर देखेंगे कि क्या आगे भी अवेलेबल है, तो फिर यहाँ पर क्या दे देंगे 18, और जब एंटर करेंगे तो उसने आपको वैल्यू से रिलेटेड एरर दे दी। इसका मतलब अभी तक तो ये सर्च कर रहा था, अभी तक तो आपका आउटपुट मिल रहा था, लेकिन अब उसने एरर दी, इसका मतलब नो वैल्यू इज अवेलेबल नाउ विच वी आर बीइंग सर्च फॉर, विच वाज बीइंग सर्च फॉर। तो जो वैल्यू आप ढूंढने जा रहे थे अब वो क्योंकि आगे अवेलेबल नहीं है, तो इस तरह से वो उसे एक एरर के थ्रू रिप्रेजेंट कर देता है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं सर्च फंक्शन को और सर्च फंक्शन से काम कर सकते हैं। जिस तरह से हमने लेफ्ट और राइट फंक्शन यूज किए थे, आपने कल देखे थे कि लेफ्ट और राइट फंक्शन यूज किए थे, इसी तरीके से इसमें एक और फंक्शन होता है। मैं पहले आपको उसको समझाने के लिए कुछ वैल्यू यहाँ पे लिख देती हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एम्प्लॉय कोड्स लिखे हुए थे किसी भी तरीके के, जिसमें 3 अक्षर थे शुरू के उनके डिपार्टमेंट के, उसके बाद में बीच के 3 सिटी के कोड थे, 3 कोड सिटी के थे। जैसे अगर कोई मान लीजिए पुणे में है तो PUN, और 1 2 3 4 5 6 डिजिट का एक कोड है, ठीक है। इसमें 3 चीजों को जोड़ के बनाया गया है। ये 3 अक्षर शुरू के हैं डिपार्टमेंट के, बीच के 3 सिटी कोड हैं, और लास्ट के 6 जो हैं वो नंबर है, ठीक है। एक दो वैल्यू और लिख लेते हैं ऐसे। अकाउंट्स, अब ये मान लीजिए बॉम्बे में रहते हैं तो MUM 1 2 3 4 5 6। एक और लिख लेते हैं, मान लीजिए अकाउंट्स, अब ये दूसरा जो है लखनऊ LUC 1 2 3 4 5 6। फिर एक और ले लेते हैं यहाँ पे ADM, ये भी लखनऊ के हैं LUC 1 2 3 4 5 6। एक ले लेते हैं मान लीजिए DIR इलाहाबाद ALL 1 2 3 4 5 6। ऐसे हमने ले लिया। अब हमें यहाँ पर इनका सिटी कोड निकालना है, यानी देखा जाए तो यहाँ पे क्या लिखना है PUN, यहाँ पर क्या लिखना है MUM, यहाँ पर क्या लिखना है LUC, है ना। इस तरह से आपको डेटा लिखना है, बीच से ये 3 अक्षर निकाल के लाने हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि ये 3 अक्षर के पहले के कैरेक्टर्स और इन 3 अल्फाबेट्स के बाद के कैरेक्टर्स का काउंट सेम है, यानी हर एक सिटी कोड के पहले 3 अल्फाबेट्स लिखे गए और हर सिटी कोड के बाद 6 अल्फाबेट्स लिखे, 6 कैरेक्टर्स लिखे गए, चाहे वो डिजिट्स हो या अल्फाबेट्स हो। तो जब आपको कुछ ऐसे बीच से डेटा निकालना होता है तो हम यहाँ पर यूज करते हैं फंक्शन मिडिल, और मिडिल के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे मिड फंक्शन MID। MID फंक्शन में क्या करते हैं हम सबसे पहले तो कि किस टेक्स्ट से आपको निकालना है, तो हमने कहा इसमें से निकालना है। फिर दूसरी आर्ग्यूमेंट देते हैं किस पोजीशन से स्टार्ट करना है, तो 3 छोड़ के चौथी पोजीशन से स्टार्ट करना है, और कितने कैरेक्टर्स निकालने हैं, 3 निकालने हैं, इस तरह से, और एंटर। ये देखिए, तो क्या किया इसने, इस टेक्स्ट में से चौथी पोजीशन से शुरू किया, तो 1 2 3 4 यहाँ से शुरू किया, और कितने निकालने थे 1 2 3, तो वो 3 कैरेक्टर्स उसने निकाल के आपको दिखा दिए, और एक का आप निकाल लीजिए, तो ऐसे आप यहाँ पर सबका कर लीजिए। तो कभी भी अगर आपको टेक्स्ट में से वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी है लेफ्ट हैंड से, और एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब अननोन है, मतलब किसी में 2 है किसी में 3 है, ऐसे तो अगर अनसर्टेन है तो नहीं करना है। और अगर आपको सर्टेन है कि लेफ्ट हैंड से 3 कैरेक्टर निकालने हैं, लेफ्ट हैंड से 5 निकालने हैं, तो लेफ्ट फंक्शन। इसी तरीके से राइट हैंड से गिवन नंबर ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स निकालना है तो राइट फंक्शन, और मिडिल से भी अगर आपको स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हो तो मिड फंक्शन का आप यूज करते हैं। उसके अलावा कॉन्कैटिनेट फंक्शन आपने देखा जिससे कि आप टेक्स्ट को ज्वाइन करते हैं, और सर्च फंक्शन आपने देखा जिसमें कि सर्च कर सकते हैं टेक्स्ट के अंदर के किसी भी गिवन कैरेक्टर को। तो ये सारे टेक्स्ट कैरेक्टर से रिलेटेड हमारे फंक्शंस हो चुके हैं। अब हम, और हाँ, अपर लोअर प्रॉपर हमने देखा जिसमें हमने टेक्स्ट को एक पर्टिकुलर केस में कन्वर्ट किया। अपर लोअर प्रॉपर के केस में ये चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ये यूज किया था फंक्शन अपना प्रॉपर, तो अब अगर आपने नाम लिख के मान लीजिए और आपने कैपिटल में लिख दिया और आपसे कह दिया कि नहीं प्रॉपर केस में लिखो, तो जाहिर सी बात है कि आप वो नाम लिख लेंगे, फंक्शन तो है ही आपके पास। लेकिन उसके बाद अगर आप सोचें कि ये वैल्यू हम डिलीट कर दें, तो डिलीट करने पर आपने जो फंक्शन अप्लाई किया था वो भी रिमूव हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने डेटा लिया है, आपको केस कन्वर्ट करना था, तो एक्सेल में चेंज केस का ऑप्शन या कैल्सी में चेंज केस का ऑप्शन नहीं होता वर्ड की तरह या पावर पॉइंट की तरह कि जैसे चेंज केस होता है तो आप अपर से लोअर, लोअर से अपर कर लेते हो। तो यहाँ लेना तो फंक्शन ही पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास कोई और साधन नहीं है। मगर फंक्शन यूज करने के बाद अगर आप सोचें कि आर्ग्यूमेंट्स वाली वैल्यूज को आप डिलीट कर दें,
क्योंकि देखा जाए तो अब इसकी जरूरत नहीं है, आपको जरूरत ये था और आपको ये मिल गया है, लेकिन आप इसे डिलीट तब भी नहीं कर सकते। तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज आएगी तो फायदा क्या हुआ, कि अगर ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है तो फायदा ही क्या हुआ, क्योंकि अब हमें ये नहीं चाहिए। तो अगर ऐसी कभी भी कोई सिचुएशन आती है कि आपको नहीं चाहिए, तो अगर ये डेटा कुछ इस तरह से लिखा है तो आप इस कॉलम को और कुछ तो नहीं कर सकते, डिलीट तो नहीं कर सकते, छुपा सकते हैं। तो कॉलम को भी हाइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कॉलम के पॉइंटर पे राइट क्लिक करिए, यहाँ पर कॉलम के हेड पे पॉइंटर रख करके, और यहाँ देखिए हाइड कॉलम का ऑप्शन है, तो छुपा आप सकते हैं। बाकी और आप ये नहीं कर सकते कि जी हम इसको डिलीट कर दें, क्योंकि डिलीट करेंगे तो जो आर्ग्यूमेंट, जिस आर्ग्यूमेंट पे बेस्ड है वो फंक्शन भी डिलीट हो जाता है। तो ये सारी चीजें हो गई टेक्स्ट से रिलेटेड, सब चीजों से रिलेटेड। अब हम करने जा रहे हैं अपना अगला फंक्शन, जो कि एक लॉजिकल फंक्शन है। लॉजिकल फंक्शन से पहले एक चीज और बता दें, हाँ, यहाँ पर हम एक फंक्शन करने जा रहे हैं काउंट। देखिए वैसे तो अगर हम कोई भी सेल सिलेक्ट करते हैं अपने, क्या नाम है इसमें, एक्सेल में हो या कैल्सी में हो, तो एक रेंज होती है और रेंज पर वो काम करता ही है, देखा जाता है। लेकिन एक्चुअली कभी कभी हमें सेल्स में गिनती करने की जरूरत पड़ती है। तो गिनती करने के लिए एक्सेल हमें एक फंक्शन देता है जिसका नाम है काउंट। और काउंट फंक्शन किस तरह से काम करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं इज इक्वल टू काउंट, और काउंट के अंदर ब्रैकेट में आपको रेंज देनी होती है। तो इस रेंज में, ये हमारी रेंज है, तो इस रेंज में देखिए कुछ खाली सेल्स भी ली है हमने, इस रेंज में कुछ ऐसी सेल्स भी ली है जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, और इस रेंज में कुछ ऐसी सेल्स भी ली है जिसमें नंबर लिखा हुआ है। तो अब आपको क्या है कि आपको यहाँ पर जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर करेंगे, ये क्या रिटर्न कर रहा है, 4। देखिए देखने से पता चल रहा था कि रेंज में कम से कम 4 सेल्स तो नहीं है, लेकिन काउंट फंक्शन क्या करता है, गिवन रेंज में केवल उन्हीं सेल्स को काउंट करता है जिनमें नंबर लिखे हैं। देखिए 1 2 3 4, तो कितनी सेल्स में केवल नंबर लिखे हैं। यदि आप कभी ये देखना चाहते हैं एक रेंज में, तो आप यूज करते हैं फंक्शन काउंट, बिकॉज काउंट फंक्शन रिटर्न्स only the number of cells which are having number contents. It will ignore all the blank cells, it will ignore all the cells which are having textual content. तो उसे ये नहीं गिनेगा, केवल नंबर सेल्स को गिनेगा। यहां तक कि अगर आप रेंज में कोई ऐसी सेल लिख देते हैं जिसमें कि नंबर से शुरू हो और टेक्स्ट पे खत्म हो, तो भी देखिए 4 पे कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। रेंज में जबकि हमने एक वैल्यू बढ़ाई, लेकिन 4 पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन है। या यहाँ तक आप टेक्स्ट लिखें और उसके बाद भी नंबर लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्योरली ये केवल उन्हीं सेल्स को काउंट करेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखे होंगे, और किसी सेल को, कॉम्बिनेशन को नहीं काउंट करेगा, इंडिविजुअली टेक्स्ट सेल्स को नहीं काउंट करेगा, और ब्लैंक को भी नहीं काउंट करेगा। क्योंकि जब आप एक्सेल में सेल्स में कंबाइन करते हैं टेक्स्ट और अल्फाबेट्स को, तो वो डेटा उसके लिए टेक्स्ट की तरह से ही होता है, उसका ट्रीटमेंट उसके लिए टेक्स्ट की तरह ही होता है। तो ये फंक्शन था हमारा काउंट फंक्शन, जिसने हमें एक रेंज में दिए हुए सभी नंबर सेल्स का काउंट रिटर्न किया। काउंट की जगह पर अगर आप ये देखना चाहते थे कि इस रेंज में कितनी सेल्स ऐसी हैं जिसमें नंबर और टेक्स्ट दोनों लिखे हैं, केवल हमें ब्लैंक सेल्स नहीं गिननी है, आई वांट टू इग्नोर ऑल द ब्लैंक सेल्स, बट I want to count all the cells which are having numbers and text as well. So in place of using count function, I will use function count a. Here a stands for all. ठीक है, तो count a function यूज करेंगे, और देखिए वही सेम रेंज हम दे रहे हैं यहाँ भी, और ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं। तो पहले इस रेंज के साथ फंक्शन काउंट यूज किया था तो 4 रिटर्न किया, अब यूज किया तो उसने क्या रिटर्न किया, 10। क्यों, क्योंकि अब इस रेंज में आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऐसी सेल्स हैं जिनमें कुछ ना कुछ लिखा है, कुछ भी लिखा है। चाहे अगर एक सेल में नंबर में 0 भी लिखा है, तो देखिए 4 की जगह 5 हो गया और 10 की जगह 11 हो गया। यहां तक कि अगर कोई नेगेटिव नंबर भी लिखा है तो 4 की जगह 5 हो गया और 11 की जगह 12 हो गया। ठीक है ना, तो मतलब कुछ भी लिखा है अगर तो गिनना है तो वो काउंट ए फंक्शन में उसे भी काउंट करेगा। नंबर सेल्स में वो 0 को भी काउंट करता है और नेगेटिव वैल्यू को भी काउंट करता है। ठीक, तो काउंट फंक्शन से केवल नंबर सेल्स की गिनती रिटर्न की, और काउंट ए फंक्शन से आपने उन सेल्स की गिनती की जिसमें कुछ भी लिखा था, चाहे नंबर लिखा हो, चाहे टेक्स्ट लिखा हो, चाहे कॉम्बिनेशन में डेटा लिखा हो। लेकिन अगर हम चाहते हैं उन सेल्स को काउंट करना एक रेंज में जो ब्लैंक हैं, केवल ब्लैंक सेल्स की गिनती करना है, तो सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि कभी काउंट करना पड़ता होगा ब्लैंक सेल्स, हमको क्यों जरूरत पड़ेगी, लेकिन जरूरत पड़ सकती है। फिलहाल तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, तो काउंट ब्लैंक फंक्शन हमें हमारा पैकेज देता है
जिसमें हम काउंट करते हैं केवल ब्लैंक सेल्स इन अ गिवन रेंज। काउंट ब्लैंक में आपको जो है कोई बीच में गैप नहीं देना है, एकदम एक साथ लिखते चले जाना है। और फिर से देखिए हम वही रेंज सिलेक्ट कर रहे हैं जो हमने पहले के फंक्शंस के लिए यूज की है, और ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर करेंगे तो देखिए अब उसने आपको क्या दे दिया, 2। क्यों? क्योंकि इस रेंज में केवल 2 ही सेल्स ऐसी हैं जो कि ब्लैंक है। तो देखिए काउंट कैटेगरी के आपने 3 फंक्शंस किए, एक काउंट ए और एक किया काउंट ब्लैंक। काउंट केवल नंबर सेल्स को काउंट करता है, टेक्स्ट को और ब्लैंक सेल्स को इग्नोर कर देता है। काउंट ए टेक्स्ट सेल और नंबर सेल को काउंट करता है, ब्लैंक सेल्स को इग्नोर करता है। और काउंट ब्लैंक केवल ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है, बाकी की सेल्स को इग्नोर कर देता है। अब ब्लैंक काउंट ब्लैंक फंक्शन का जरूरत हमें कब होगा? तो देखिए बहुत, मान लीजिए जब आपसे कह दिया जाए कि सपोज 500 लोगों की लिस्ट बनाइए, उनके नाम लिखिए, उनके फोन नंबर लिखिए, तो आपने पहले एक सिरे से करके सबके नाम लिख लिए और एक बार में करके सबके फोन नंबर लिख लिए। अब आपने फोन नंबर लिख लिए तो जाहिर सी बात है वो 500 सेल से तो एक बार आप देखना चाहते हैं कि लिख लिए ना सब जगह। ऐसा तो नहीं गलती से 2 बार एंटर प्रेस हो गया तो कई सेल खाली छूट गई हो। तो ऐसा कभी भी देखना है तो बस कहीं भी यूज करिए फंक्शन इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक और रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कीजिए। अगर 0 आया तो इसका मतलब ये तो श्योर है कि आपने डेटा तो सब में फीड किया है। अब सही फीड किया गलत फीड किया वो तो आप ही की जिम्मेदारी है, उसको तो आपका पैकेज सपोर्ट नहीं करेगा चेक करने में, क्योंकि किसका क्या फोन नंबर है या क्या अकाउंट नंबर है वो उसको नहीं मालूम। लेकिन एटलीस्ट इस बात का अश्योरेंस है कि लिखा सब जगह गया है, गलती से भी कोई सेल आपने खाली नहीं छोड़ी है। तो ऐसे ढूंढने के बजाय आप काउंट ब्लैंक फंक्शन का यूज कर सकते थे। और भी बहुत सारी ऐसी ही सिचुएशंस हो सकती हैं जिनमें कि आप काउंट ब्लैंक फंक्शन का यूज करते हैं। तो बहरहाल ये हमारे काउंट कैटेगरी के फंक्शन थे। अब हम बात करते हैं अपनी लॉजिकल फंक्शंस की। लॉजिकल फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि एक बूलियन फंक्शन की तरह काम करते हैं। बूलियन वर्ड BOOLEAN, बूलियन वर्ड जब भी कहीं आ जाए तो उसका मतलब ही है कि वो एक ऐसा आउटपुट देगा जो कि किसी कंडीशन पे बेस्ड होगा, और कंडीशन पे जब भी आपका कोई आउटपुट होता है तो वो हमेशा 2 ही फॉर्म्स में रिटर्न करता है आउटपुट। या तो रिटर्न करता है लॉजिकल ट्रू और या रिटर्न करता है लॉजिकल फॉल्स। ट्रू और फॉल्स जब भी आते हैं तो वो लॉजिकल ही होते हैं। लॉजिकल ट्रू का मतलब है कंडीशन चेक हुई और कंडीशन अगर ट्रू थी तो उसने रिटर्न कर दिया लॉजिकल ट्रू, और अगर कंडीशन फॉल्स थी तो उसने रिटर्न कर दिया लॉजिकल फॉल्स। इस तरीके से आप बूलियन फंक्शन का यूज या लॉजिकल फंक्शन का यूज करते हैं। और लॉजिकल फंक्शन की कैटेगरी में हम जो अब फंक्शन करने जा रहे हैं सबसे पहले वो है हमारा इफ फंक्शन। फंक्शन इफ, जितने भी फंक्शन अभी तक आपने कैलसी में पढ़े हैं ये तो सब है ही काम के, लेकिन अभी अब जो इफ हम पढ़ने जा रहे हैं ये सबसे ज्यादा काम का फंक्शन है। हम इसको सबसे ज्यादा यूज कर सकते हैं कहीं भी। सबसे पहली बात तो कहीं भी यूज होता है। अब कहाँ कहाँ ये यूज होता है इसके लिए हम सबसे पहले अपने टेस्ट रिपोर्ट पे आ जाते हैं। ये टेस्ट रिपोर्ट का डेटा आपको याद होगा हम लोगों ने बनाया था बहुत पहले, ये डेटा हम बना चुके हैं। काफी सारा काम आप लोगों ने तो बल्कि काफी ज्यादा काम इस पे किया है ना, ये सब चीजें आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब ये जो है हम इसकी थीम वीम सब हटा दे रहे हैं यहाँ से, तो सिंपल कर दे रहे हैं अपने डेटा। ये स्प्रेडशीट थीम पे आए, यहाँ से हम अपना बिल्कुल सिंपल कर लेंगे, स्टैंडर्ड कर दिया हमने और ओके कर दिया। आपको याद होगा कि हमने 2 कॉलम इसमें बनवाए थे आपसे, मगर उसके बाद कोई काम नहीं किया था। हमने ये कहते थे कि ठीक है अभी इन्हें बोस कॉलम बना के आप छोड़ दीजिए, लेकिन इनमें एक कॉलम था रिजल्ट और एक कॉलम था ग्रेड। रिजल्ट में हमें ये देखना था कि कौन से बच्चे पास है तो उनको लिखना था पास, और जो बच्चे फेल थे उनको लिखना था फेल। तो ये रिजल्ट डिक्लेयर करना था पास फेल। अब देखा जाए तो जब बात करनी है पास और फेल की, या हम आपसे ही कह दें कि ये डेटा जो है मिल गया आप लोगों को, अब इसमें जो बच्चा पास है उसमें पास लिखिए और जो बच्चा फेल है उसमें फेल लिखिए। तो आप सबसे पहले यही तो पूछेंगे कि मैम पासिंग मार्क्स कितने हैं या पासिंग परसेंटेज कितनी है। तो हमने आपको बोल दिया कि भाई अगर बच्चे की परसेंटेज 50% या उससे अबव है तो उसे पास करिए, और कोई बच्चा अगर 50% से कम नंबर लाता है, भले ही उसकी परसेंटेज 49.99% ही क्यों ना हो, तो आप उसको फेल कर दीजिए। तो ऐसे केस में यूजुअली क्या देखेंगे, परसेंटेज देखेंगे इधर और लिखेंगे पास। हाँ ठीक है पास है, अब पास है, और यहाँ पर क्या हो गया फेल, तो ऐसे लिखेंगे। अब पास के लिए P और फेल के लिए F प्रेस करते रहेंगे और ये काम करते रहेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं है, बड़ा आराम से काम हो जाएगा। लेकिन अब ये डेटा अगर आप 100 लोगों के लिए बना रहे हैं तो 100 बार काम करेंगे,
1000 के लिए बना रहे हैं तो 1000 बार करेंगे, और 10,000 के लिए बना रहे हैं तो 10,000 बार काम करेंगे। तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, मोनोटोनस हो जाएगा, और ऑब्वियसली गलती होने का स्कोप बढ़ जाएगा। जब हमें ये चीज करनी ही है तो इस काम को हम अपने लॉजिकल फंक्शन इफ से कर सकते हैं। इफ एक ऐसा फंक्शन होता है जो बहुत ही यूजफुल होता है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले तो कि हम इफ लिखते हैं इज इक्वल टू के बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं, और इसके अंदर हम 3 आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट होता है हमारा लॉजिकल टेस्ट। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? लॉजिकल टेस्ट लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं? फिर लिखते हैं यहाँ पर वैल्यू इफ ट्रू, और कॉमा के बाद फिर लिखते हैं हम वैल्यू इफ फॉल्स, और इन तीनों आर्ग्यूमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं। लॉजिकल टेस्ट जो हमारा यहाँ पर है, ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है, इसमें हम अपनी कंडीशन लगाते हैं। तो इफ फंक्शन क्या करता है? कंडीशन इस जगह पर दी हुई कंडीशन को चेक करता है। अब जाहिर सी बात है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि कंडीशन या तो ट्रू होगी और या फॉल्स होगी, कंडीशन और कुछ हो नहीं सकती। अब तो आप लोग जावास्क्रिप्ट भी पढ़ ही रहे हैं, आपको पता ही है ना? तो कंडीशन अगर ट्रू है तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने उसमें बताया था कि हम क्या करते हैं, इफ कंडीशन इज ट्रू डू दिस एल्स डू दिस, यही तो करते हैं। तो वही यहाँ भी कह रहे हैं कि इफ कंडीशन इज ट्रू तो डू दिस। तो क्या होगा कि हमारा जो है प्रोसेसर यहाँ पर आएगा और ट्रू क्लॉज में लिखी हुई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी, क्योंकि ये हमारे फंक्शन का ट्रू ब्लॉक है। ठीक है। और अगर कंडीशन होगी फॉल्स तो ये ट्रू ब्लॉक में आएगा ही नहीं, स्किप करके सीधे कहाँ पहुंच जाएगा? फॉल्स ब्लॉक में पहुंच जाएगा, और फॉल्स ब्लॉक में लिखी हुई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस तरीके से आपके जो है ये इफ फंक्शन काम करता है। सबसे अच्छी ब्यूटी इस फंक्शन की ये है कि हर तरीके की कंडीशन को इवेलुएट करने में आपकी हेल्प करता है। दूसरी बात यह है कि इसमें आप कंडीशन एक लगाएं या सेट ऑफ कंडीशंस लगाएं, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। ये भी इसी का एक एडवांटेज है कि मोर देन वन कंडीशन भी लगाएं। एक समय था जब हम यूज करते थे पुराने वर्जन्स, तो हमारे पास लिमिट थी कि भाई अधिक से अधिक आप 7 कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन अब तो वो भी लिमिट भी नहीं है। हालांकि 7 कंडीशन भी अपने आप में बहुत होती हैं, लेकिन अब तो वो लिमिट भी नहीं है, आप 7 से ज्यादा कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी इसकी जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसका इस्तेमाल किसी तरीके के मैसेज या रिमार्क्स लिखने के लिए ही नहीं, कैलकुलेशन करने के लिए भी किया जाता है। और यही सब चीजें हम सीखेंगे भी कि कैसे हम इसे यूज करते हैं। तो बहुत ही एडवांटेजियस फंक्शन है, बहुत ही काम का फंक्शन है, और सही तरीके से अगर आपको कॉन्सेप्ट्स और बेस क्लियर है तो अगर आप कल को कहीं भी किसी तरह की जॉब में जाते हैं तो ये एक ऐसा फंक्शन है कि अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और एक्सेल आपको यूज करना है या कैल्सी आपको यूज करना है तो डेफिनेटली दिस फंक्शन इज गोइंग टू हेल्प यू आउट देयर। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब में और बहुत सारी जगह पर हैं, मतलब कोई बिजली विभाग में है, जूनियर इंजीनियर है और वो ओ लेवल किया हुआ है, या और बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर में हमारे स्टूडेंट्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में है, तो वो बताते हैं कि मैम एक्सेल तो बहुत काम आ रहा है जितना पढ़ा है। बदायूं में पोस्टेड अभी रिसेंटली 2 साल पहले का ही हमारा स्टूडेंट है, तो वो बदायूं में है, पावर हाउस में जूनियर इंजीनियर है। तो वो ये बोलता है मैम एक्सेल जितना हमने ओ लेवल में पढ़ा वहां पर तो वो बहुत ज्यादा हेल्प होती है हमको उससे। तो ऐसे बहुत सारे हमारे हैं, कॉर्पोरेट में, प्राइवेट सेक्टर में भी है, गवर्नमेंट में भी। तो वो लोग मतलब इस चीज को बताते हैं। तो ये चीजों को समझना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है करंट सिनेरियो कुछ ऐसा हो कि कहीं आप शायद सोच रहे हो कि भाई मुझे तो एमबीए करना है, मुझे क्या जरूरत है ज्यादा दिमाग लगाने की, एमबीए करेंगे ठाट से हम अपनी बढ़िया जॉब करेंगे, नो डाउट। और आप मतलब आई विश कि आप वही बने जो आप चाहते हैं, लेकिन कौन सी चीज की कब रिक्वायरमेंट होगी पहली बात तो हमें ये नहीं पता है। दूसरी बात, हर काम हम खुद नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने सबॉर्डिनेट्स से काम कराना होता है, हमारे नीचे एक ग्रुप होता है जिनके की हम बॉस होते हैं और उनसे काम कराना होता है। तो देखिए बॉस के इंस्ट्रक्शंस को ग्रुप, आपके सबॉर्डिनेट्स भी तभी फॉलो करेंगे जब उन्हें पता हो कि साहब आपको भी नॉलेज है। अब आपने कहा कि भाई ऐसा कर दो, आपको कुछ पता नहीं था, उन्हें मालूम है कि हमारे बॉस को तो कुछ पता ही नहीं है, तो वो कह देंगे, अगर उन्हें नहीं करना है या उन्हें कुछ डाउट है तो कह देंगे साहब ये तो होता नहीं है, ये नहीं हो सकता ऐसे। तो अगर आपको भी नहीं पता है तो जाहिर सी बात है आप तो उन पे डिपेंडेंट है, आप कह देंगे ठीक है भाई नहीं होता है तो छोड़ दो, या फिर मैनुअली करो। तो कहेंगे साहब 2 महीने लगेंगे करने में, हाँ भाई 2 महीने ले लेना, करो, क्योंकि मजबूरी है आपकी। लेकिन अगर आपको नॉलेज हो, कहेंगे कैसे नहीं होता, ये फंक्शन यूज कीजिए, ये काम कीजिए, ऐसे कैसे आप बता रहे हैं कि ये नहीं हो सकता। तो वो भी टाइट रहेंगे और काम करने में एकदम प्रॉम्प्ट रहेंगे। तो जब हमारा सुपर ऑर्डिनेट, हमारा कोई भी बॉस है, अगर वो उस फील्ड का नॉलेज रखता है तो ही और शी कैन मेक मी वर्क, है ना। अदरवाइज क्या है कि हम भी लेजी रहेंगे और हमारा बॉस हमसे ज्यादा लेजी रहेगा।
तो ये सोच के चीजों को मत सीखिए हमेशा कि मेरे काम आएगी तो ये हम सीखें, काम में नहीं आने वाली तो नहीं सीखें। कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं काम करते हैं, लेकिन जब हम दूसरों से काम कराते हैं तो भी वो नॉलेज काम आती है। और ये मैं आपको सारी चीजें अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ। मेरे स्टूडेंट्स की कैटेगरी में जीएम लेवल तक के लोग हैं, इंजीनियर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, प्राइवेट जॉब्स में भी हैं, और सेक्रेटरीट जैसी जगहों पर भी लोग बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग हैं जो मैं मतलब पढ़ा रही हूँ, तो और पढ़ाए हैं मैंने, तो वहां पर मतलब ये चीजें सब जगह काम आती है। ठीक है, तो आप इन सबको समझिए, बहुत ही अच्छा फंक्शन है, और आपको मतलब बड़ा मजा भी आएगा इसको सीखने में। तो पहले हम आज अपने इस फंक्शन को सिर्फ इस्तेमाल करने जा रहे हैं मैसेज पासिंग के लिए, यानी रिमार्क्स लिखने के लिए। और रिमार्क में भी लिखना क्या है, सिर्फ पास और फेल। लेकिन देखिए अब कितनी आसानी से हम इस काम को यहाँ पर इस डेटा के लिए कर लेंगे। ये तो खैर डेटा हमारा तो वैसे भी थोड़ा ही सा है, लेकिन आप लोगों ने तो थोड़ा ज्यादा डेटा बनाया होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो आप लोग उस डेटा पे भी काम कर सकते हैं, और ये किसी बड़े स्कूल के लिए अगर आप बना दें तो देखिए वो काम कितनी अच्छी तरीके से और 1 सेकंड में होने वाला काम है। चलिए, तो खैर हमें यहाँ पर लिखना है बच्चे को पास या फेल, उसका ग्राउंड, इसका बेस उसकी परसेंटेज भी हो सकती है या पासिंग मार्क्स भी हो सकते हैं जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है। खैर हम परसेंटेज पे ही अपना बेस बना रहे हैं। हमसे कह दिया गया 50% और उससे ज्यादा वाले बच्चों को पास करिए, बाकियों को फेल कीजिए। तो आप कहेंगे ठीक है, इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट में सबसे पहले है कंडीशन। तो कंडीशन में इस सेल को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि आप इसी पर तो कंडीशन लगाना चाहते हैं कि इस सेल की वैल्यू यदि बड़ी है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, या बराबर है किसके, 50% के। ये ध्यान दीजिएगा कि जो फॉर्मेट इस सेल का है वही फॉर्मेट आपको यहाँ फॉलो करना है। ठीक है, परसेंटेज का साइन लगा था इसलिए हमने लगाया, अगर यहाँ ना लगा होता तो हम भी नहीं लगाते। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये तो हो गई टेस्ट कंडीशन, पहली आर्ग्यूमेंट लिख दी हमने अपने फंक्शन की। तो क्या कीजिए, अब दो चीजें हैं, एक तो है हमारा ट्रू क्लॉज और एक है फॉल्स क्लॉज। तो क्या लिखना है, अब हमें लिखना ही तो है सिर्फ पास या फेल। तो जब लिखना है मतलब टेक्स्ट है, और टेक्स्ट है मतलब डबल कोट्स आ जाएंगे। तो लिखिए पास, नहीं तो कॉमा फिर लगाएंगे, नहीं तो क्या लिखिए फेल, डबल कोट्स लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। और देखिए एंटर करने के बाद अब इसी फंक्शन को जो है हम कॉपी कर लेंगे। तो जितनी देर में आप 4-5 बच्चों का लिखते उतनी देर में यहाँ पर सब बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। ये देखिए सब बच्चे अकॉर्डिंगली पास या फेल हो गए। देखिए 43.60 फेल हो गए ये साहब, है ना। अपने आप चेक करेगा, आपको कुछ नहीं करना, बस आपने कंडीशन सही लिखी है। देखिए 49.80 मतलब ऑलमोस्ट अबाउट टू पास है, लेकिन क्योंकि उसकी परसेंटेज क्राइटेरिया में नहीं आ रही है तो उस बच्चे को आपने फेल डिक्लेयर कर दिया। इतनी आसानी से आप बच्चे को पास या फेल डिक्लेयर करते हैं, और बस इफ फंक्शन लगा करके आपने काम कर दिया। ठीक है, अब और क्या चीज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए अगर आपने कुछ प्रोडक्ट्स के कॉस्ट प्राइस लिखे हुए और सेलिंग प्राइस लिखे, 3 फिगर्स में रख दे रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर आपने इनके कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख दिए। और अब आपको ये देखना है कि प्रोडक्ट को बेचने के बाद हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, तो या तो प्रॉफिट लिखा जाएगा यहाँ पर या लॉस लिखा जाएगा। अब आप लोग अपने को अनम्यूट कर लीजिए और बताइए कि कैसे आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। सबसे पहले इफ फंक्शन लगाएंगे, if SP is greater than CP तो प्रॉफिट होगा। वेरी गुड। आप तो ये भी कह सकते हैं कि अगर, देखिए प्रॉफिट कब होता है, कॉस्ट प्राइस का मतलब है जितने में चीज खरीदी, सेलिंग प्राइस का मतलब है जितने में बेची। तो इनका कहना ये है कि जब हम सेलिंग प्राइस को कंपेयर करें कि यदि बेची गई वैल्यू खरीदी गई वैल्यू से ज्यादा है तो प्रॉफिट, नहीं तो लॉस। बिल्कुल सही बताया इन्होंने। या फिर इस चीज को हम ऐसे भी कह सकते थे कि खरीदी गई वैल्यू बेची गई वैल्यू से कम है तो प्रॉफिट, नहीं तो लॉस। दोनों में से कोई भी बात कह सकते थे। हमने जो कंडीशन अर्चना बता रही है हम उसी को ही आपको अप्लाई करके दिखा रहे हैं कि इफ द वैल्यू रिटन इन दिस सेल, सेल को सिलेक्ट करेंगे, बड़ी है, ग्रेटर देन, किससे बड़ी है, इस सेल से बड़ी है, तो क्या लिख दीजिए, तो लिख दीजिए प्रॉफिट, नहीं तो क्या लिख दीजिए लॉस। ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर करिए, और ये देखिए प्रॉफिट लॉस निकल करके आ गया। कुछ करना ही नहीं था आपको,
बस इतनी आसानी से। अब बिग बाजार में बना दिया, प्रोडक्ट कोड लिख दिया, सब कर दिया, और एकदम से आपको निकालना है तो ऐसे फट से आप निकाल लेंगे, बैठ करके सोचते नहीं रहेंगे कि कंपेयर कर रहे हैं और आंखें गड़ा रहे हैं और दिमाग लगा रहे हैं, कुछ करना ही नहीं है आपको। तो इतनी आसानी से कोई भी चीजें आप कर सकते हैं। खैर अभी तो टाइम हो रहा है, लेकिन आगे हम आपको यही फंक्शन और भी तरीके से बताएंगे, और कई सब चीजों में बताया जा सकता है। जैसे कि आपने एम्प्लॉयज का डेटा बनाया है, यहाँ पे सैलरी का डेटा बनाया है, ठीक है, और सैलरी में एक लीव्स का कॉलम हमने बनाया था। इस लीव्स के कॉलम के पहले हम एक यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर हम एक रिमार्क लिखना चाहते हैं, ठीक है। हम ये लिखना चाहते हैं कि अगर एम्प्लॉय ने, हमारे एम्प्लॉयज ने 2 से ज्यादा छुट्टियां ली हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई आपकी सैलरी कटेगी, ठीक है। और किसी ने अगर, या गुड वर्क, कीप इट अप, है ना। 2 से कम छुट्टियां ली है, सॉरी 2 या 2 से कम छुट्टी ली है तो लिखना है कीप इट अप, और 2 से ज्यादा छुट्टी ली है तो हम कहेंगे कि योर सैलरी विल बी डिडक्टेड, आपकी छुट्टी का पैसा कटेगा, ठीक है। तो ये अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं ऐसा, तो आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू इफ, अगर इस सेल में लिखी हुई वैल्यू छोटी है या बराबर है, छोटी है देखिए कह रहे हैं किसके, 2 के, तो क्या लिख दीजिए, तो लिख दीजिए कीप इट अप। नहीं तो क्या लिखिए, नहीं तो लिखिए पैसा कटेगा। जो भी लिखना आपको मतलब, तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर कीजिए। आप देखिए जिसकी छुट्टी 2 तक है उसको तो मिलेगा कीप इट अप का रिमार्क, और जिसने 2 से ज्यादा छुट्टियां ली हैं तो उनको मिलेगा पैसा कटेगा का रिमार्क। वह इतना आसानी से आप ये चीजें यहाँ पे कर लेंगे। ये देखिए, है ना। तो इस तरीके से आप कहीं भी आपको कोई रिमार्क देना, और अभी तो सिर्फ हम एक ही कंडीशन लगा रहे हैं, कल की क्लास में मतलब मंडे की क्लास में हम आगे भी सीखेंगे, एक ही कंडीशन लगा रहे हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने, ये तो सैलरी थी, सपोज 1 मंथ की सेल फीड कर दी, ऐसे कुछ भी डेटा आपने यहाँ पे फीड किया, और अब आपको यहाँ पे क्या कहना था, यहाँ मान लीजिए देना था कि बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अब हमने कहा कि यहाँ हमें उसे रिमार्क देना था, गुड जॉब, वेल डन, कीप इट अप। तो जिन लोगों ने 15,000 से या 20,000 से ज्यादा की सेल की है, उनके में तो लिखना है वेल डन, गुड जॉब, और जिन्होंने 20,000 से कम की सेल की है उनके में लिखना है वर्क हार्ड। तो बस फिर वही, अगर कंडीशन है और कुछ लिखना है, सीधे इफ पे ध्यान जाना चाहिए, एक्सेल में और कुछ सोचना ही नहीं है, कैलसी में कुछ और सोचना ही नहीं है। अगर यहाँ पर लिखी वैल्यू बड़ी है या बराबर है 20,000 के, तो क्या लिख दीजिए, तो लिख दीजिए वेल डन, गुड जॉब, या जो भी लिखना है वो लिख दीजिए। ये तो तब जब वैल्यू 20,000 या उससे ज्यादा है, नहीं तो क्या लिखिए वर्क हार्ड, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और आप देखिए बस ये फंक्शन आपको अप्लाई करना है सब पर, और ये काम आपका हो गया। कितना आसान, इतनी देर में आप 2 सेल में ना लिख पाते जितनी देर में आपने सारी सेल्स पे काम कर लिया। तो ये हमारा जो है इफ फंक्शन, ये तो अभी खैर शुरुआत है, अभी हम बहुत चीजें इफ फंक्शन से सीखने वाले हैं, पर इतना फिलहाल आप देखें कि एक कंडीशन के बेसिस पर अगर आप कोई रिमार्क लिखना चाहते हैं, सेल की वैल्यूज पर, सैलरी की वैल्यूज पर, मार्क्स के बेसिस पर, परसेंटेज के बेसिस पर, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस के बेसिस पर, या आगे भी और बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, तो आपको इफ फंक्शन से ये काम बहुत आसानी से करने के लिए मदद मिलती है इस फंक्शन से, अदरवाइज आपको बहुत टाइम लगेगा। तो खैर चलिए आज इतना ही रखते हैं, आज के बाद अब मंडे को इसे कंटिन्यू करेंगे, अभी यही फंक्शन कंटिन्यू होगा, तो इस चीज को आगे पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे।